हेलो, मैं संजू मिश्रा फिर कॉमर्स के 11th के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी फीवर के द्वारा आपके सामने एक नया टॉपिक जर्नल से ही रिलेटेड आया हुआ है और उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक होगा डिस्काउंट। ये वर्ड्स हम लोग सुनते आ रहे हैं। डिस्काउंट मतलब जब हम भी कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, जब भी कुछ परचेज करें, सेल करेंगे, तो ऐसा सुनने में आता है कि मुझे डिस्काउंट मिला। जो परचेजर होता है वो कहता है कि मुझे डिस्काउंट मिला शॉपकीपर से। अच्छा, शॉपकीपर ने क्या किया, वो गुड्स बेचा, तो वो क्या बोलता है, मैंने डिस्काउंट दिया। तो ये दोनों वर्ड्स को लेके चलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट जब कस्टमर को मिलेगा या जो भी कस्टमर हो, जब उसको मिलेगा तो उसको खुशी होती है। और खुशी होने का मतलब हो गया कि डिस्काउंट मिलने से उसको प्रॉफिट रियलाइज होता है, मुझे प्रॉफिट हुआ। तो डिस्काउंट जब रिसीव होगा तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट पता है ना किस अकाउंट से हो जाएगा, प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करेगा। और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्सपेंसेस लॉस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो यहाँ पे हो गया क्रेडिट, यानी डिस्काउंट जब भी रिसीव होगा तो फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, और फायदा कभी भी, प्रॉफिट कभी भी क्रेडिट होगा। सेम डिस्काउंट अलाउड, जब हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, हम किसी को छूट दे देते हैं, पैसे कम लेते हैं, जितना लेना चाहिए सबसे मैं उतना लेता हूँ, लेकिन जितना लेना है उससे अगर मैंने थोड़ा कम लिया किसी अपने कस्टमर से, तो इसका मतलब है मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। और जब मैं डिस्काउंट देता हूँ तो निश्चित रूप से यहाँ हमको थोड़ा सा लॉस होता है। मतलब लॉस का सेंस ये है कि जितना मैं प्रॉफिट ले रहा था अपने कस्टमर से, बाकी के कस्टमर से, उससे थोड़ा कम प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो ऐसे में थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा कम हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लॉस होता है, और लॉस नॉमिनल अकाउंट से हो गया, और रूल क्या करता है, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा। यानी यही डिस्काउंट जब हम किसी को देंगे, अलाउड करेंगे, तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो डेबिट होगा। यही डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट में इसको कैसे यूटिलाइज करना है। यहाँ पे आपके बुक के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जब बात करें तो यहाँ पे डिस्काउंट के बारे में बताया गया, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ये दो तरह के डिस्काउंट आपके सामने है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। हमें इन दोनों डिस्काउंट को समझना है और ध्यान देना। आप 11th के स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन में जो होम एग्जाम है या जो भी है, तो उसमें ये टॉपिक अक्सर करके आपके टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो मैंने कुछ पॉइंट्स में इसके जो मेन ऑफ पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट कर दिया है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बीच के डिफरेंसेस को। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू कैश एंड क्रेडिट कस्टमर्स, यह एक ऐसा डिस्काउंट है जो अपने कैश और क्रेडिट, जो दो तरह के हमारे कस्टमर्स होते हैं, हमारे शॉप पे कोई आता है ना कस्टमर, तो एक कस्टमर ऐसा आता है जो जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बहुत रिलेशन नहीं है, कोई पहले से पूरा उसके बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री को हम नहीं जानते हैं, कोई अटैचमेंट नहीं है, और वैसा कस्टमर आएगा तो हम उसको कैश में गुड्स को सेल करते हैं। और इसी तरह से कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमारे परिचित होते हैं, नोन होते हैं, और मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो कई बार हम उनको क्रेडिट कस्टमर, मतलब कि क्रेडिट पे सामान बेचते हैं। तो दो तरह के कस्टमर हो गए, कैश कस्टमर एंड क्रेडिट कस्टमर। तो ट्रेड डिस्काउंट की बात करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू ऑल कस्टमर्स, मीन्स ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू कैश एंड क्रेडिट कस्टमर्स। ये कैश और क्रेडिट दोनों तरह के कस्टमर्स को अलाउड किए जाते हैं। अगर बात करें कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट अलाउड टू कैश कस्टमर्स ओनली, यानी कि जो कस्टमर हमको तुरंत इमीडिएट पैसे देगा, तो अगर वो हमसे उधार नहीं खरीदेगा, क्योंकि उधार बेचने में बड़ी समस्या है। उधार बेच दो तो पैसे लेने जाओ, तो जिनको हम उधार बेचते हैं वो जरूर अपने होते हैं, बहुत खास होते हैं, उन्हीं को उधार बेचते हैं। और पैसे लेने जाओ तो फिर पता चलता है उसको लेकर के दोनों के बीच में हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है।
तो कैश डिस्काउंट अलाउड टू कैश कस्टमर्स, ये ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो ये डिस्काउंट एक फेक अकाउंट है, यानी केवल ये पब्लिक को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अकाउंट बनाया गया, डिस्काउंट बनाया गया। पब्लिक इंस्पायर्ड होगा, पब्लिक अट्रैक्ट होगा, डिस्काउंट के ऑफर को देख के वो हमारे पास, हमारे शॉप तक आएगा। और निश्चित रूप से अगर 100 कस्टमर आए तो उसमें 10, 20, 25, 50 कस्टमर ऐसे हो सकते हैं जो उस डिस्काउंट के लालच में हमारे शॉप से गुड्स को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट के बारे में कह रहा है रिकॉर्ड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कैश डिस्काउंट को हम अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करना और न करना कोई तो कारण होगा, इसका मतलब है क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं और क्यों रिकॉर्ड करते हैं, और हम इस पे बात करेंगे। तो क्या कर रहा है, ट्रेड डिस्काउंट नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। यह डिस्काउंट जब हम अपने कस्टमर्स को देते हैं तो इस डिस्काउंट से हमारे फर्म की प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, यानी हमारी प्रॉफिट कम नहीं होती है। हमारी प्रॉफिट जैसे पहले मिलती थी वही प्रॉफिट होता है, लेकिन हमने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रकार का डिस्काउंट ऑफर कर दिया जिसमें कस्टमर हमसे अटैच हो जाता है और इससे हमारे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए हम इस डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट की बात करें तो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, यह डिस्काउंट हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट डालता है। क्या इफेक्ट डालता है, निश्चित से अगर यह डिस्काउंट हम अपने कस्टमर्स को देते हैं तो हमारे प्रॉफिट में कुछ कमी आ जाती है, इसलिए यहाँ पे हम इस डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। फोर्थ पॉइंट लिखा गया है ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस ऑब्लिक लिस्ट प्राइस, यानी जो कैश ट्रेड डिस्काउंट होता है यह डिस्काउंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यह इनवॉइस प्राइस या लिस्ट प्राइस जो दी गई होती है क्वेश्चन में, उस वैल्यू पे हम इस डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैश डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल प्रॉफिट, यानी यह एक्चुअल प्रॉफिट पे हम निकालते हैं। अभी एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है इस पे हम लोग बात कर लेंगे, अभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ दिख रहा है, मुझे अभी एक पॉइंट और याद आ रहा है, वो पॉइंट हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये थोड़ी देर के लिए आप देख लेना यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, या मैं इसको यहाँ पे शो करता हूँ। फिफ्थ पॉइंट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए याद आ गया, मैंने कहा ये भी नोट ही कर लें। फिफ्थ पॉइंट ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू अट्रैक्ट द नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये डिस्काउंट हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलाउड करते हैं, यानी अधिक से अधिक कस्टमर्स हमारे शॉप पे आ जाए। जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो कहीं ना कहीं अगर वो नहीं भी परचेज करते हैं ना बहुत सारे कस्टमर, तो भी हमारे शॉप की एडवर्टाइजिंग हो जाएगी, उतने सारे कस्टमर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे बारे में लोगों को बताएंगे, पब्लिसिटी होगी, तो कई चीज़ें हैं। कस्टमर तो आए पहले कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। जब बात करेंगे कैश डिस्काउंट की तो यहाँ पे क्या होता है, कई शॉपकीपर ना अपने उधार वालों से बड़े परेशान होते हैं भाई, कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई फ्रेंड या फ्रेंड के थ्रू कोई फ्रेंड बन के आ जाएगा और वो उधार मांगते हैं। उधार देने के बाद उनसे वसूलो पैसे, अब पैसे वसूलने जाओ तो मामला बिगड़ जाता है, आज देंगे कल देंगे परसों देंगे। तो ऐसे में हम ये कोशिश करते हैं कि जो लोग हमारे शॉप पे उधार खरीदने आते हैं, क्यों ना भैया थोड़ा कम ही दो लेकिन तुम कैश में खरीदो। इससे क्या होगा, ना तुम्हें इन फ्यूचर देने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे आपके दरवाजे तक बार बार पैसे लेने के लिए आना पड़ेगा, या मेरे पैसे भी डूबने के चांसेस कम हो। ऐसे में कैश डिस्काउंट अलाउ टू इंक्रीज द
नंबर ऑफ कैश कस्टमर। आप ये भी कर सकते हो कि कस्टमर के नंबरों को, कैश कस्टमर के नंबर्स को बढ़ाने के लिए, यानी अधिक से अधिक लोग हमारे शॉप से कैश में खरीदो। भाई कैश देके खरीदोगे तो मैं तुमको ये डिस्काउंट दे दूंगा, लेकिन उधार खरीदोगे तो यह डिस्काउंट हम आपको नहीं देंगे। दूसरी बात, जो हमारे उधार कस्टमर हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उधार कस्टमर्स की संख्या को कम करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है, भैया तुम उधार न लगाओ, चलो तुमको, तुम्हारे लिए मैं कुछ इतना डिस्काउंट अलग से दे देता हूँ जो मैं और किसी को नहीं देता हूँ। तो ये कुछ हमारे 5 डिफरेंसेस थे ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट के लिए। और अब हम इसके आधार पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ये हमने सेल किया कुछ। अब किसको सोल्ड किया ये पता नहीं है, इसका मतलब मैंने कैश सेल किया। किसको बेचा नाम नहीं दिया हुआ है, यानी हमने कस्टमर को सामान बेचा और पैसे इमीडिएटली मिल गया, इसका मतलब कैश सेल है, ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो इसमें देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट वर्ड आ गया। जब भी ट्रेड डिस्काउंट वर्ड आ गया, जब ये दिखेगा तो ये जो प्राइस है ना, इसको आप इनवॉइस प्राइस मान लेना। और इनवॉइस प्राइस को मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपसे कहूंगा कि इसको फेक प्राइस मान लेना, यानी शॉपकीपर ने जानबूझ के अपने सामान की कीमत, क्योंकि कस्टमर अक्सर आता है तो डिस्काउंट मांगता है, आप उसको एकदम सस्ते से सस्ते रेट पे दो ना तो भी वो बार्गेन करेगा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट चाहता है। तो आपने क्या किया, जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते हो उससे उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा रख लिया आपने, और जब कस्टमर आता है तो आप वो फटाफट उसको डिस्काउंट दिखा देते हो। तो इसलिए आप ये मान लो कि जब भी क्वेश्चन ट्रेड डिस्काउंट बढ़ते हैं तो आप समझ लेना ये कौन सा प्राइस हो गया, इनवॉइस प्राइस, ठीक है ना। तो इस इनवॉइस प्राइस को फेक प्राइस मान लो, यानी ये सही प्राइस नहीं है। और ये डिस्काउंट भी जो शॉपकीपर दे रहा है ये भी सही डिस्काउंट नहीं है। यह डिस्काउंट आप यहाँ से भी देख सकते हो, तो यह डिस्काउंट ओरिजिनल डिस्काउंट है। यहाँ पे जो बिजनेसमैन डिस्काउंट देगा ये सबको नहीं देगा, कुछ अपने स्पेशल या कैश कस्टमर को ही देता है, और मर्जी होगा तो देगा, नहीं होगा मर्जी नहीं देगा। तो ये चीजें ध्यान देनी है, यह डिस्काउंट को सबके लिए करते हैं। अभी कैसे क्वेश्चन देख रहा है, तो आईपी इनवॉइस प्राइस 10,000 आपने रख लिया, इसमें से आप पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो। 10,000 का 10% 1,000 माइनस हो गया तो 9,000, यानी एक्चुअल में शॉपकीपर क्या चाहता था, उस सामान को नॉर्मली सबको 9,000 में बेचता है या बेचना चाहता है, एक्चुअल प्राइस 9,000, ये प्राइस ओरिजिनल प्राइस हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये तो एक्चुअल ओरिजिनल प्राइस हो गया, और इस पे वो अपने रिलेटिव फ्रेंड या जो भी क्रेडिट पे खरीदने आया है उससे क्या कहा, भाई देखो तुमको मैं कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा अगर तुम कैश देते हो तो 5% मैंने उसको कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो वो निकालेंगे हम एक्चुअल प्राइस पे, तो 9,000 पे 5% निकालोगे, ये ध्यान देना है कि 9,000 एक्चुअल प्राइस पे निकालते हैं कैश डिस्काउंट तो 450 आएगा। अभी ये हमने उसको डिस्काउंट दे दिया तो अभी रिसीव होगा कितना, 8,550, यानी मुझे लेना था एक्चुअली में कस्टमर से कितना, 9,000, मैंने उसको डिस्काउंट ऑफर कर दिया 450, यानी उसने मुझे दिया कितना, 8,550 रुपये दिया। तो ये फेक प्राइस है, ये फेक डिस्काउंट है। तो फाइनली ये 3 आइटम हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और चलो अब इसको देखते हैं कैसे रिकॉर्ड करना है। एक्चुअली कैश हमको मिला 8,550 कैश मिला, दैट इज वैल्यूएबल आइटम, और वैल्यूएबल आइटम है, कैश कीमती है तो एसेट, और एसेट रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, कम्स इन डेबिट, दैट्स व्हाई एसेट कम्स इन, यानी कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश कम्स इन, 8,550। कितना मैं और ले सकता था, एक्चुअल में प्राइस थी 9,000, लेकिन मेरा फ्रेंड है, अब मैंने उसको 5% का कैश डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है ना। तो अब दे दिया मैंने अपने तरफ से ऑफर, और इसलिए मैंने उसको 450 छोड़ दिया अगर, तो यहाँ पे मुझे कम से कम 450 रुपये का 450 रुपीज़ का लॉस रियलाइज होगा। और लॉस डिस्काउंट मैंने दिया, यहाँ पे डिस्काउंट मैंने क्या किया,
अलाउ किया, यानी ये हमारे लिए लॉस नॉमिनल अकाउंट है और इसलिए डेबिट, इसलिए हमने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया 450 से। अब हमने क्या बेचा? गुड्स। तो क्या गया? गुड्स गया, बेचने से गुड्स गया। तो मैंने आपको पहले कुछ जर्नलिज्म में बताया था कि कभी भी गुड्स न लिखो, गुड्स की जगह पे आप क्या इस्तेमाल करोगे? बेचे हो तो सेल्स, तो टू सेल्स। अच्छा, अब फिर मैं एक बार याद दिला दूं, सेल्स बेचोगे तो बेचने से पैसा आता है, तो इसलिए इनकम मानेंगे, और इनकम किस अकाउंट से हो गया? नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या कहता है? एक्सपेंस नॉट डेबिट इनकम प्रॉफिट पेड टू सेल्स अकाउंट 9000 रुपये। तो इस तरह से हमने देखा, ये हमारे लिए इनकम हो गया, ये एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। ये हमारे लिए एसेट प्लस हो गया, यानी पैसा आया, कैश आया। तो यहाँ हमने इस जर्नल को, हमने ट्रांजैक्शन को जर्नल में कन्वर्ट कर दिया। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कैलकुलेशन करने का तरीका हमें सीखना है। दूसरा एक और क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, सेकंड पॉइंट है, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू दिनेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे भी अगर देखो तो दो बातें, ट्रेड डिस्काउंट आ गया यहाँ पे, जैसे ट्रेड डिस्काउंट दिख रहा है आप समझ लेना ये आपका कौन सा प्राइस है? IP, इनवॉइस प्राइस। और मैं ये मानता हूँ कि थोड़े देर के लिए आप इसको ये मान लेना कि फेक प्राइस, कस्टमर ने कुछ ज़्यादा कीमत दिखा रखा है, सॉरी शॉपकीपर ने कुछ ज़्यादा प्राइस दिखा रखा है इसकी। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें मैंने गुड्स बेचा, सोल्ड किया, किसको बेचा पता नहीं था तो कैश सेल किया था। यहाँ हमने किसको सेल किया? दिनेश को, नाम आ गया, दिनेश को बेचा, मीन्स हमने यहाँ पे क्रेडिट सेल किया, उधार बेचा। मीन्स मैंने जब वो आया ना तो मेरा फ्रेंड है और मैंने सोचा अभी वो मुझसे उधार मांगेगा, तो मैं उसको उधार न लेने के लिए क्या ऑफर किया कि भाई देखो तुमको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा और फ्रेंड हो तुमको 5% का मैं अलग से डिस्काउंट दे दूंगा जो कि कोई नहीं देता है। लेकिन शर्त क्या है कि आपको कैश में खरीदना होगा, लेकिन वो कैश में नहीं खरीदा, इसलिए यह जो डिस्काउंट हमने दिया है इस डिस्काउंट को फिर मैं वापस ले लूँगा। यानी तब अगर नहीं देते हो कैश तो हम भी आपको कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। तो देखो वर्डिंग तो लिखा हुआ है, लेकिन अब उधार बेचा हमने दिनेश को, क्रेडिट पे बेचा है हमने दिनेश को, इसलिए हम यह कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। आइए इसको एनालाइज करते हैं, कैसे इसको ट्रीट करना है। इनवॉइस प्राइस 10,000 जो कि फेक प्राइस है, ट्रेड माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये भी फेक प्राइस है, फेक डिस्काउंट है, तो ये भी हमारे बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये भी नहीं रिकॉर्ड होगा। बात होगी यहाँ से, तो एक्चुअल प्राइस हो गया 9,000 रुपीज। अब इस 9,000 रुपीज की एक्चुअल प्राइस पे ही मुझे दिनेश को 5% कैश डिस्काउंट देना था, लेकिन मैंने तो शर्त में बताया था कि आपको मैं 5% दूंगा, लेकिन जब वो उधार खरीदेगा तब फिर मैं ये शर्त कंडीशन वापस ले लूँगा, यानी कि कैश डिस्काउंट 5% नॉट अलाउड, मैं उसको यह डिस्काउंट नहीं दूंगा। और जब नहीं दूंगा तो मुझे अब उससे कितना पैसा लेना है? 9,000 रुपीज, यानी 9,000 रुपीज मुझे उससे लेना है। अब इसके लिए हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो नॉट अलाउड हो गया, ये रिकॉर्ड ही नहीं करना है, जस्ट ऊपर वाले चीज़ों को देखना है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें कभी ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं रह गया क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया ही नहीं। तो फाइनली यहाँ ये बताओ कि हमने क्रेडिट पे सामान बेचा, किसको बेचा? तो दिनेश को बेचा। दिनेश किस अकाउंट से हो गए? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है? रिसीवर नेम डेबिट, गिवर नेम क्रेडिट। तो यहाँ दिनेश को मैंने बेचा, दिनेश कौन हो गए? रिसीवर, और इसलिए एंट्री क्या बनाएंगे? तो दिनेश डेबिट हो जाएंगे। कितना हमसे लेना होगा फिर? 9,000, क्योंकि मैंने उनको कैश डिस्काउंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने मुझे कैश पेमेंट नहीं किया। दिनेश डेबिट टू, क्या कर देंगे? टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया, कितना हो जाएगा? 9,000 रुपीज। तो यहाँ पे ये 2 एंट्रियाँ, 2 जर्नल, 2 क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, और ये कम से कम आपको नोट करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी नोट करके रखना है, क्योंकि अभी इसमें 1-2 क्वेश्चंस और भी आपको मैं 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। दूसरा चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले कि मैं कुछ आपको
5-6 जर्नल एंट्री बताया था इसके पहले की वीडियो में। उन सारे जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए थे ना, उन्हीं ट्रांजेक्शन के साथ इन 2 क्वेश्चंस को भी आप नोट करना। और बाद में जैसे जैसे मैं जो भी क्वेश्चन से आप बोल रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस आप एक जगह बंच बना लो, एक जगह पूरे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके रखो। हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन जब आप एक जगह कलेक्ट कर लो तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन ट्रांजेक्शन आपके सामने होगा, वो पूरा मिक्स कर लोगे तो आप लगभग पूरे जर्नल में जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस एक जगह कलेक्टिव हो जाएंगे और इससे आप बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत नए नए तरह के क्वेश्चंस आने हैं और जर्नल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर जर्नल गलत हुआ तो पूरी कहानी आगे की गलत होगी। और मैं आपको एक बार और अवेयर कर दे रहा हूँ कि यह जर्नल स्टूडेंट्स बहुत ईजिली लेते हैं, क्योंकि स्कूल में भी या कहीं पे भी इसको बड़े आसानी से 2-4-5 जर्नल एंट्री बता करके बच्चों को छोड़ दिया जाता है और बच्चे भी सोचते हैं कि जर्नल खत्म हो गया, मुझे रियल पर्सन नॉर्मल का रूल पता हो गया और रूल के हिसाब से जर्नल बनाना आ गया। लेकिन जब टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो जर्नल में पजल हो जाते हैं। और ये जर्नल अगर आपके परफेक्ट हो गए तो आपके इसके बाद 11th के बाद भी जो 12th आएगा या बीकॉम वगैरह में जर्नल का भाई देखो बहुत रोल है, बिना जर्नल के आपको परफेक्शन अकाउंट्स में आ ही नहीं सकता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारे क्वेश्चंस को आप रिकॉर्ड करते जाओ एक जगह पे। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी डिस्काउंट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस और आपके सामने रखूंगा। टॉपिक यही चलेगा डिस्काउंट और 2-3 क्वेश्चन इसके और हम रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।